हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और किस प्रकार मुगल साम्राज्य का पतन होता है। हम जब देख रहे थे रंगीला शासक मोहम्मद शाह जो शासन करता है 1719 से 1748 के मध्य, उसके समय कई सारे राज्य स्वायत्त होते हैं। कुछ राज्य पहले से थोड़े से स्वायत्त थे, जैसे मराठा साम्राज्य, वो 1707 में अगर हम देखें तो साहू जी आजाद होते हैं और वह एक स्वायत्त राज्य की तरह कार्य करता है। किंतु कुछ राज्य जैसे बंगाल मुर्शीद कुली खां, अवध सादत खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां और हैदराबाद चिनकिलिस खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से अलग होता है। तो आज मुख्य राज्यों को देखेंगे और किस प्रकार इनको अंग्रेज अपने कब्जे में करते हैं, किस प्रकार इनको अधीन बनाया जाता है अंग्रेज कंपनी के द्वारा और किस प्रकार से युद्ध होते हैं, वो आज के सेशन में हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मराठाओं को। अगर हम मराठाओं को देखें तो 1707 में साहू जी औरंगजेब की कैद से आजाद होते हैं उसकी मृत्यु के बाद और छत्रपति बनते हैं। किंतु छत्रपति अगर देखें हम तो पेशवा पद उनके समय पर प्रमुख हो गया और सबसे प्रमुख पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ चित्पावन ब्राह्मण थे, साहू जी के पेशवा थे और सैयद बंधुओं की मदद करते हैं फर्रुखशियर को हटाने में। फर्रुखशियर शासन कर रहा था 1719 तक, उसको हटाने में सैयद बंधुओं की मदद करते हैं। ठीक है, तो सैयद बंधुओं की मदद करते हैं। अगर हम देखें तो उनके बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठता है 1720 से 1740 के मध्य। ये बाजीराव प्रथम बाजीराव भल्लाड़ है। हम बाजीराव मस्तानी सुना होगा, मूवी है, उसमें जो कैरेक्टर है वो बाजीराव प्रथम है। इन्होंने 20 वर्ष में 41 युद्ध लड़े और 41 के 41 युद्ध जीते। यह गुरिल्ला पद्धति में शिवाजी के बाद का सबसे बड़ा जानकार माना जाता है। दूसरा, अगर हम देखें इसे, हैदराबाद को सबसे ज्यादा परेशान करने का कार्य इसी ने किया है। पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को हराता है यह हैदराबाद के नवाब को। गुरिल्ला पद्धति का जानकार था, मराठा परिसंघ की नींव रख रहा है, जैसे सिंधिया या ग्वालियर के शासक, भोसले या नागपुर के शासक, होलकर या इंदौर के शासक और गायकवाड़ या बड़ौदा गुजरात के शासक तो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है बालाजी बाजीराव। यह जब गद्दी पर बैठा तब छत्रपति थे साहू जी महाराज। किंतु 1749 के बाद 1707 से 1749 के मध्य जो छत्रपति रहे वह थे साहू जी, फिर बने राजा राम द्वितीय। पेशवा उनका था बालाजी बाजीराव। अगर हम इसे देखें तो इसने सारी शक्ति छत्रपति की पेशवा पद में स्थापित कर दी और इसका केंद्र था पूना। इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत के दो जो युद्ध हुए 1526 और 1556, वह यह तय करने के लिए थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। किंतु तीसरा युद्ध यह तय करने के लिए था कि दिल्ली के तख्त पर मराठा नहीं बैठेंगे। तो तीसरा जो युद्ध हुआ वह पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। बालाजी बाजीराव के जो सेनापति थे वो थे सदाशिव राव भाऊ और सामने था अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुर्रानी। तो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ को पराजित किया और मराठा शक्ति को छीड़ किया। इसका सदमा बालाजी बाजीराव को लगा और उसका देहांत हो गया। इसके बाद इनका जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है वह अंग्रेजी कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने देखने को मिलता है। तो फिर आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ किससे हुए और अंत किससे हुए वह देख रहे हैं। सबसे पहला युद्ध देखें तो प्रथम युद्ध 1775 से 1782 के मध्य। यह जो युद्ध था यह पेशवा पद के उत्तराधिकारी के लिए था कि कौन बैठेगा, इसलिए यह युद्ध हुआ। यह युद्ध जो शुरू हुआ वो सूरत की संधि से शुरू हुआ, किंतु इसका अंत जो हुआ वो सालबाई की संधि से हुआ। इसमें यह मान सकते हैं कि अंग्रेज और मराठा बराबरी पर रहे। फिर द्वितीय युद्ध हुआ 1803 से 1806 के मध्य। यह बैसीन की संधि से शुरू होता है और फिर राजघाट की संधि से इसका अंत होता है।
और तीसरे युद्ध में मराठाओं को पूरी तरह से पराजित कर दिया जाता है, मराठा परिसंघ को समाप्त कर दिया जाता है। और तृतीय युद्ध 1817 से 1818 के मध्य हुआ, मराठा परिसंघ समाप्त हुआ और सिंधिया, होलकर और भोसले के साथ अलग अलग संधि हुई। आप देख रहे होंगे सुरजी अर्जन की संधि देखते हैं उसी में हम, है ना, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर देखने को मिलती है। मराठा परिसंघ पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कौन से युद्ध में मराठा परिसंघ समाप्त हुआ, तो तृतीय युद्ध में मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। और उस समय जो पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे, इनको बिट्ठूर कानपुर के पास एक जगह पर निर्वासित कर दिया गया। फिर बाद में यहीं पर धोदूपंत बिट्ठूर में नेतृत्व करेंगे 1857 के विद्रोह का, जिनके सेनापति के रूप में कार्य कर रहे होंगे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे यहां आपको आगे देखने को मिल रहे होंगे। तो 1818 तक अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली शक्ति मराठा शक्ति का अंत हो गया। फिर हम चलते हैं और देखते हैं बंगाल को। बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध राज्य था, और अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर जो लड़ाइयां लड़ी हैं अंग्रेजों ने वो बंगाल के साथ ही लड़ी हैं। बंगाल अगर देखें तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर रहा है मुर्शीद कुली खां, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना। फिर उसके बाद 1740 में गद्दी पर बैठता अली वर्दी खां, जो 16 वर्ष शासन करता है 1740 से 1756 के मध्य। अंग्रेजों की तुलना यह मधुमक्खी से कर रहा है, कहता है कि अंग्रेजों को अगर छेड़ा ना जाए तो यह शहद देंगे, और छेड़ा गया तो काट काट कर मार देंगे। और अगर देखें तो इस कथन से हमें स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि यह अंग्रेजों से डर रहा था। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा सिराजुद्दौला 1756 से 1757 के मध्य। इसने अंग्रेजों को सबसे पहले कलकत्ता में उन्होंने जब किले की घेराबंदी करते हैं तो वो उनको क्या करता है, किले की घेराबंदी करने के कारण उनको पराजित करता है। और उसी में ब्लैक होल की घटना होती है जिसका वर्णन हॉलवेल कर रहा है अपनी किताब में। ब्लैक होल की घटना क्या थी, कहता है कि एक कोठरी थी जिसमें 146 व्यक्तियों को छोटी सी कोठरी में ठूस दिया गया, और जब सुबह दरवाजा खुला तो उसमें से केवल 23 लोग जीवित बचे। तो ये जो घटना है जिसमें दम घुटने से लोगों की मृत्यु होती है, इसका वर्णन हॉलवेल ब्लैक होल नामक एक घटना का वर्णन कर रहा है अपनी पुस्तक में। फिर इस युद्ध के बाद ये जो हमला करता है सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर, उसके बाद अली नगर की संधि होती है, किंतु अंग्रेज उससे खुश नहीं होते, खासकर लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इस चीज से खुश नहीं था। लॉर्ड क्लाइव खुश नहीं था तो लॉर्ड क्लाइव एक रणनीति बनाता है। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उससे कहता है कि कब तक सेनापति बने रहोगे, नवाब बनने का शौक नहीं है क्या, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। मीर जाफर ने कहा बहुत अच्छा। तो फिर एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। यह युद्ध हुआ भागीरथी की नदी के तट पर और सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। मगर मीर जाफर जो सेनापति है, वह सेना तो आई सिराजुद्दौला की, मगर युद्ध वह लड़ती ही नहीं है। और इस प्रकार सिराजुद्दौला को मैदान से, जंगे मैदान से भागना पड़ता है, जहां मीर जाफर का पुत्र मीरन बाद में सिराजुद्दौला की हत्या करवा देता है। तो कौन मारा गया, सिराजुद्दौला। उसके बाद गद्दी पर बैठा मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों के सहयोग से शासक बना। मीर जाफर अंग्रेजों के सहयोग से शासक बना, किंतु यह बाद में अंग्रेजों से परेशान हो गया, और परेशान होने के कारण यह क्या करता है, यह डचों से संधि करना चाहता है कि अंग्रेजों को कैसे भी बंगाल से भगा दीजिए। यह बात अंग्रेजों को पता चलती है तो वह मीर जाफर से पहले कुछ नहीं कहते, डचों को बेदारा के युद्ध में 1759 में पराजित कर देते हैं और डच शांत हो जाते हैं। अब डच शांत हो गए तो फिर मीर जाफर का नंबर आता है। मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया जाता है और गद्दी पर बैठाया जाता है मीर कासिम को। मीर कासिम एक तेज शासक था। उसने मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी अब तक बंगाल की, उसकी जगह राजधानी बनाया मुंगेर को, अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए। और दूसरा क्या करता है, यह जो चुंगी कर था वह सभी के लिए समाप्त कर देता है, अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी। तो अंग्रेजों की समानता दिखाई देती है, अंग्रेज इससे गुस्सा होते हैं। तब यह
क्या करता है, यह अवध भाग जाता है 1763 में, और अवध जाकर शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय से कहता है कि हमें अंग्रेजों को पराजित करना है अगर अपना शासन चलाना है तो बक्सर युद्ध की रणनीतियां बनती हैं। बक्सर युद्ध में मीर कासिम बंगाल का अबदस्त नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय शासक मुगलिया सम्राट जो अवध में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, और सामने अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो। यह युद्ध स्पष्ट युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने किसको हरा दिया, भारतीयों को, यानी बंगाल के शासक मुगल सल्तनत और अवध के शासक को अंग्रेज सीधे युद्ध में पराजित करते हैं। और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। मीर कासिम के बाद थोड़े समय के लिए मीर जाफर बैठता है और उसके बाद नजमुद्दौला गद्दी पर बैठता है। तो 2 संधियां होती हैं। एक संधि नजमुद्दौला के साथ क्लाइव करता है और दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ वह संधि कर रहा है। और इस प्रकार से क्या होता है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है, तो लियो कर्टिस। याद रखिएगा, लियो कर्टिस। यह द्वैध शासक का जनक था, द्वैध शासन का जनक यह माना जाता है। याद रखिएगा इस बात। लियो कर्टिस द्वैध शासन का जनक, जिसे 1772 में वारेन हेस्टिंग आता है और द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। तो हमने 2 राज्यों को देखा, मराठा और बंगाल दोनों समाप्त हुए। उसके बाद मैसूर को अगर देखें तो वाडियार वंश का शासन रहा है। यहाँ पर 1755 में डिंडीगुल का प्रमुख बनता है, तोपखाने का प्रमुख बनता है हैदर अली, और 1761 में वह हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य 2 युद्ध होते हैं। दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद शासक बनता है टीपू सुल्तान अगर देखें तो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम की, और यह फ्रांसीसी क्लब जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण करता है और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध की परिणति होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के मध्य होता है। इसमें मद्रास की संधि होती है और इसमें हैदर अली जीतता है, अंग्रेज हारते हैं। तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक यहां पर दिखाई देता है, जिसमें वह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हारते हैं और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड वेरेस्ट। फिर दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के मध्य, मंगलौर की संधि होती है और इसी युद्ध में मारा जाता है हैदर अली 1782 में। मंगलौर की संधि जो होती है और इसमें अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहा था वो था वारेन हेस्टिंग्स, वो नेतृत्व कर रहा था। तृतीय युद्ध 1790 से 92 के मध्य, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि एक खतरनाक संधि थी जिसमें 3 करोड़ रुपए देने की बात थी, आधा राज्य देने की बात थी, और 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे युद्ध हर जाने के रूप में, तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंदी के रूप में रहेंगे। और इसमें नेतृत्व कौन कर रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर चौथा युद्ध होता है 1799 में, टीपू सुल्तान की मौत होती है और वेलेज अली यहां पर अपनी सहायक संधि दूसरे राज्य में, पहला राज्य आगे देखेंगे कौन सा है, हैदराबाद, तो वेलेज अली की सहायक संधि 1799 ईस्वी में मैसूर के साथ लागू होती है और दोबारा यहां पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क शासक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया जाता है। अब देखते हैं अवध को। अवध की स्थापना सादत खां बुरहान मुल्क, पूरा नाम सादत खां बुरहान मुल्क स्थापना करता है अवध स्वतंत्र की। इसमें एक शासक हुआ, नवाब हुआ शुजाउद्दौला, जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ, जे हम देख रहे हैं। और शुजाउद्दौला के ही समय हम देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और वह पहले वचन देता है मराठाओं को कि हम साथ देंगे, किंतु बाद में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। तो शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में पराजित होता है और इसके साथ भी इलाहाबाद की संधि की जाती है, और अवध उसमें कश्मीर भी शामिल था, जिसे बाद में अंग्रेज इलाहाबाद की संधि से ले लेते हैं और गुलाब राय को बेच देते हैं।
गुलाब सिंह को बेच देते हैं कश्मीर को। उसके बाद गद्दी पर बैठा आशफुद्दौला। आशफुद्दौला को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ के निर्माण में, वास्तविक जो लखनऊ है आप देखें, रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, तो इसका जो निर्माण है वो आशफुद्दौला ने करवाया है और लखनऊ को राजधानी बनवाया। लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणवटी, फिर लखनवटी और फिर लखनऊ पड़ा, तो लखनऊ को राजधानी बनाता आशफुद्दौला। फिर अंतिम नवाब के रूप में आते हैं वाजिद अली शाह, ठुमरी लेखक थे यह। और वाजिद अली शाह के समय अगर हम देखें तो इस पे कुप्रशासन प्रशासन का आरोप लगाते हैं अंग्रेज, और इस अवध राज्य को कौन कब्जा लेता है? अंग्रेज कब्जा लेते हैं। अंतिम अवध नवाब वाजिद अली शाह, इनकी बेगम थी हजरत महल, बेगम हजरत महल, और वह 1857 के विद्रोह में लखनऊ में नेतृत्व करती हैं अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा, 10 गुरुओं की भूमि रही। उसके बाद बंदा बहादुर, अगर हम देखें तो बंदा बहादुर नेतृत्व करते हैं सिखों का, उनकी हत्या फर्रुखसियर करवाता है और फिर वह खालसा पंथ में बढ़ता है और उसमें कई सारी मिसलें होती हैं। इसमें से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, जिसके शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। यह एक आंख से देख नहीं पाते थे, तो अपने विषय में कहते थे कि मुझे शायद ईश्वर ने एक आंख इसलिए दी है कि मैं सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी समाजों को, सभी वर्ग को एक आंख से एक जैसा देख सकूं। महाराजा रणजीत सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। इनकी राजधानी थी लाहौर और अफगान का शासक था शाह शुजा, जो भागकर पंजाब आया निर्वासन में, और कोहिनूर हीरा गिफ्ट करता है शाह शुजा महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह की सेना उस समय अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी सेना थी, जिससे अंग्रेज भयभीत थे। और अंग्रेज भयभीत थे तो अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि की। मेटकॉफ ने यह संधि की। उसने कहा कि आप अंग्रेजी राज्य पर हमला नहीं करेंगे और हम आप पर हमला नहीं करेंगे। अगर हम देखें तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बहुत कमजोर रहे। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह, इनमें उत्तराधिकारी के लिए युद्ध लड़ते रहे और मरते रहे, और फिर शासक बनते हैं दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह जब शासक बने तो इनके समय अंग्रेज हमला करते हैं और 2 युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1845 से 46 के मध्य लाहौर की संधि होती है, तो इसमें दिलीप सिंह को शासक माना जाता है। किंतु द्वितीय युद्ध 1848, या फिर कहें हड़प नीति का एक हिस्सा, द्वितीय युद्ध 1848 में इसमें सिख साम्राज्य का अंत किया जाता है। और क्या किया जाता है? कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से लेकर अंग्रेजी क्राउन, यानी कि वहां रानी के मुकुट में लगा दिया जाता है। तो किस प्रकार भारत से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड गया और वहां की राज मुकुट में लगा, वो आप देख पा रहे हैं। शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह के पास, उनसे दिलीप सिंह के पास, और दिलीप सिंह से अंग्रेजी कंपनी के पास, और अंग्रेजी कंपनी ने वह राज मुकुट में गिफ्ट कर दिया। अगर अब लास्ट हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलिश खां। हैदराबाद का संस्थापक था चिनकिलिश खां। और उसके बाद अगर हम देखें तो निजामुल मुल्क यहाँ गद्दी पर बैठता है, जैसे सबसे ज्यादा परेशान करने का कार्य मराठा शक्ति में कौन कर रहा है? बाजीराव प्रथम। अगर हम देखें तो हैदराबाद के साथ वेलिज अली ने प्रथम सहायक संधि की। अब ये सहायक संधि क्या है तो वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो वेलिज अली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। और दूसरा राज्य अगर हम देखें तो दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर, जो सहायक संधि को 1799 में मान रहा है। तो यह जो महत्वपूर्ण राज्य जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाए और इनको गुलाम बनाने के बाद वह भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए, इसको हमने आज इस सेशन में देखा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।